अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बियोलॉजिकल मेथड। बियोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे बियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि जानदारों के मुतालिब कोई भी सवालात जो किसी शख्स या इदारा बियोलॉजिस्ट से पूछता है या उनके जहन में खुद ब खुद उभरते हैं। वो क्या सवालात हो सकते हैं? वो उनके स्ट्रक्चर के बारे में हो सकता है, फंक्शंस के बारे में हो सकता है, अपीयरेंस के बारे में हो सकता है, किसी उनके सिस्टम के बारे में हो सकता है। तो इनकी प्रॉब्लम जो भी होती हैं ऑर्गेनिज़म की, उनको जो सॉल्व किया जाता है बियोलॉजिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो बियोलॉजिकल मेथड्स मुख्तलिफ स्टेप्स में डिस्कस किया जाता है। वो कौन से स्टेप्स हैं? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और लॉ के अंदर। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो कि बियोलॉजिकल मेथड में डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं कि 5 सेंसेस के ज़रिए, 5 जो हिस्से हैं उनके ज़रिए किसी भी चीज़ को बगौर देखना, मुशाहिदा करना, स्मेल से सूंघना, हेयरिंग से या टेस्ट से चखना, ये क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है ना, 5 सेंसेस के ज़रिए, 5 हिस्सों के ज़रिए किसी भी चीज़ का बगौर मुशाहिदा करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव कौन सी होती है? क्वांटिटेटिव ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसके अंदर उस चीज़ की क्वांटिटी बयान की गई हो या वेरिएबल बयान की गई हो, मतलब मिकदार के बारे में बताया गया हो, और जो क्या है मेजरेबल भी हो, जिसको मापा जा सके, पैमाइश किया जा सके और उनको फिगर्स में भी लिखा जा सके, वो क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर लीव जो है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये क्या है? ये इनकी क्वांटिटी है। इसकी क्या है? क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीव है, इसकी अगर हम लंबाई देखते हैं तो ये क्या है? अगर फ़र्ज़ के तौर पर 9 सेंटीमीटर है तो इसे हम कहेंगे ये इसकी ऑब्जर्वेशन है जो क्वांटिटी में है और इसका फिगर में भी बताया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इसके बाद क्या है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो मैयर ना किए जा सकें। वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैयर, मतलब उनकी मिकदारें जो हैं उनकी पैमाइश ना की जा सके और उसकी सिर्फ क्वालिटी बताई जाए, जिसमें उसको फिगर में ना लिखा जा सके, उसकी सिर्फ क्वालिटी बताई जाए, रंग, बू, खुशबू वगैरह ये चीज़ें, अपीयरेंस वगैरह बताई जाएँ, इसको मापा ना जा सके, वो क्या कहलाती है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पत्ता जो है ग्रीन है, ये उसके सिर्फ बज़ाहिर देख कर उसकी क्वालिटी बयान की गई है, रंग के बारे में बताया गया है, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, बग़ैर तस्दीक की हुई, टेस्ट की हुई ऑब्ज़र्वेशन की जो वजाहत होती है, जो उसको हम वजाहत करते हैं, क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। उसे हम एक तरह का अंदाज़ा कह सकते हैं। किस चीज़ को हमने देखा है, उसके बारे में ये चीज़ हमें मिली है, तो उसके बारे में हम ऐसे ही फ़र्ज़ कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस जो है ये किस हालत में पाया जाता है? ऑर्गेनाइज और रिटन फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। हाइपोथेसिस किस तरह बनता है? हाइपोथेसिस जिस तरीके से बनता है उसे हम कहते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस भी दो तरह की होती हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग मूव फ्राम जनरल टू स्पेसिफिक, जब हम किसी आम बात से ख़ास बात की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, आम चीज़ से ख़ास चीज़ की तरफ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं ये क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग है। मतलब हम कोई ख़ास स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा करते हैं, वो क्या कहलाती है? डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। तो डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल क्या बनेगी कि ऑल बर्ड्स हैविंग, जितने भी परिंदे हैं वो पर रखते हैं। ठीक है, इसी तरह स्पैरो भी क्या है? बर्ड्स है। तो फिर हम क्या नतीजा निकालेंगे इससे कि देन स्पैरो हैव विंग्स। स्पैरो हैव विंग्स। पहले हमने किसी बर्ड्स को मेंशन नहीं किया, ऑल बर्ड्स, मतलब हमने आम जनरल बात की है। फिर हमने स्पैरो की बात की है, हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक कर दी है, मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गए हैं। तो हमने क्या मफरूज़ा निकाला है कि देन स्पैरोज हैव
विंग, कि स्पैरो के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पर होते हैं। इसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जो एक ख़ास से आम की तरफ जाता है। ख़ास बात से हम आम जो है ना प्रिंसिपल जो है ना जनरेट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल, हम आम बात की तरफ जाते हैं, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं स्पैरोज़ है विंग्स एंड आर बर्ड्स, ठीक है। स्पैरो चिड़िया जो हैं उनके पर होते हैं और वो परिंदे हैं। इसी तरह ईगल है, हॉक है, पैरट है, क्रो है, ये क्या है, सारे परिंदे हैं। फिर इससे हम क्या नतीजा निकालते हैं? वी कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि जितने भी परिंदे हैं वो पर रखते हैं, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ है कि हमने क्या बयान किया इसमें हमने ये बयान किया है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव करते हैं। अब स्पैरो हमने नाम ले लिया है, मखसूस कर दिया है, ठीक है ना। फिर हम ऑल बर्ड्स की तरफ आए, हमने किसी और परिंदे का नाम नहीं लिया, तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है। हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। इसके बाद है कुछ साइंसदान क्या करते हैं, दूसरे वे भी अख्तियार करते हैं हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। वो कौन से वे हो सकते हैं कि हाइपोथेसिस को वो तश्कील देते हैं? इमेजिनेशन, तख़य्युल, ख़यालात वगैरह, कोई ऐसा ख्याल उभरता है, वो एक तरह का हाइपोथेसिस होता है। एस्थेटिक प्रेफरेंस, किसी के हुस्न व जमाल को जांचना, ठीक है ना, हुस्न व जमाल, ये क्या है? एस्थेटिक प्रेफरेंस। रिलीजियस आइडियाज़, मजहबी अकायद वगैरह, ठीक है, ये भी क्या करते हैं कुछ लोग हाइपोथेसिस से ड्रा करते हैं। कंपैरिजन, किसी भी चीज़ का, किसी एक स्पीशीज़ का दूसरे स्पीशीज़ से मुआवजा करना, ठीक है, ये भी एक तरह है का हाइपोथेसिस ड्रा करने का तरीका होता है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। पीछे जो हमने मफरूज़ा हाइपोथेसिस जो हमने पेश किया था, उसको तजर्बे के ज़रिए साबित करना क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। साइंटिस्ट ट्राई टू फाल्सीफाई द हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट बियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? हाइपोथेसिस जो हमने ड्रा किया था उसको वो गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इंक्रीज़, साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो जाता है अगर वो जो हाइपोथेसिस है गलत साबित ना हो सके, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेन एंड अगेन, हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है ताकि कहीं पे कमी तो नहीं रहेगी, क्या वाकई ये गलत तो नहीं है, ठीक है। हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है। जब हाइपोथेसिस क्या हो जाता है, बार बार के एक्सपेरिमेंट पे वो सही साबित हो जाता है, तो क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है, ठीक है। थ्योरी क्या होती है? वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस विच कैन नॉट बी फाल्सीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वेल सपोर्टेड, जिस ऐसे हाइपोथेसिस जिनको काफ़ी सारे सपोर्ट हो और वो कई बार एक्सपेरिमेंट से फाल्सीफाइड साबित ना हुए हों, गलत साबित ना हुए हों, वो क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है। एक अच्छी थ्योरी प्रिडिक्टिव होती है, मतलब आगे वजाहत कर सकती है, पेशीन गोई कर सकती है किसी चीज़ की, और एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है, जो भी आगे पीछे वाला फेनोमेना होता है उसकी वजाहत कर सकती है, ठीक है। आगे क्या है? साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ किसे कहते हैं? साइंटिफिक लॉ जो है ये यूनिफॉर्म होता है और इरिफ्यूटेबल होता है। इरिफ्यूटेबल से क्या मुराद है? जिसको रद्द ना किया जा सके, ठीक है, वो साइंटिफिक लॉ होता है। बार बार के एक्सपेरिमेंट से, टेस्टिंग से, मतलब जब थ्योरी को हम दोबारा टेस्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरी में भी गुंजाइश होती है, अगर शक बाकी रह जाता है कि ये थ्योरी गलत तो नहीं है, तो हम थ्योरी को बार बार क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो थ्योरी बार बार के टेस्टिंग से क्या हो जाती है? सही साबित होती है, तो वो क्या बन जाती है? साइंटिफिक लॉ बन जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करते हैं? उनके जहन में एक शक वाली सोच होती है। साइंटिस्ट हैव स्केप्टिकल अप्रोच, ठीक है, शक वाली सोच होती है, आया कि ये थ्योरी सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, तो इसके ऊपर वो क्या करते हैं? दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। इफ़ कंटिन्यूसली सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट बिकम लॉ। जब वो मुसलसल एक्सपेरिमेंट से सही साबित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? लॉ कहलाती है, ठीक है। लॉ क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। मतलब यूनिफॉर्म से क्या मुराद है? कांस्टेंट, जिसको तब्दील ना किया जा सके। वो कौन कौन से लॉ हैं? हार्डी वेनबर्ग लॉ है, मेंडल्स के लॉ हैं,
ठीक है, ये ऐसे लॉज हैं बायोलॉजी के अंदर जिनको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, रद्द नहीं किया जा सकता, ये कांस्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया।